हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ ट्रैक योर कर सॉरी ट्रू अचीवर्स में। यस, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है एंड अपने चैनल का नाम रखा है ट्रू अचीवर्स। उसका मैं सबसे बड़ा रीज़न बताती हूँ क्यों। उसका रीज़न ये है कि वी ऑल मीन्स मैं हो या आप हो, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ आपके गोल को अचीव करने में एंड आप मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने में। दैट्स वाई यू आर अ ग्रेट अचीवर्स। दैट्स वाई मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके रखा है ट्रू अचीवर्स। आई थिंक आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा चैनल ये पसंद आया, चैनल का नया नाम पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो क्योंकि मुझे बहुत सूटेबल लगा अपने चैनल के लिए, दैट्स वाई आई हैड चेंज माय चैनल नेम। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। यस, दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे आज हम फिर कुछ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे जो कि आगे हमारी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम टाइम में, हमें अपने पेपर को एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में। सो गाइस, टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं पहली स्लाइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्जिंग मेथड की बोलूँ, 3 तरीके से चार्ज किया जाता है मेनली, जिसमें 2 मेन तरीके होते हैं। ऑप्शंस बताने से इसमें कौन सा आंसर सही है या जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड नहीं है वो आपको मेरे इस कॉन्सेप्ट से क्लियर समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपल सा एक डेप्रिसिएशन का मेथड होता है। सपोज आपने 1 लाख रुपए की कोई भी एसेट परचेज की, एदर इट इज अ फर्नीचर और इट इज अ मशीनरी, नो मैटर्स, कुछ भी आपने खरीदा हो, इट शुड बी असेट्स, ठीक है। उस पे मान लीजिए एट द रेट ऑफ परसेंट आप लगाते हैं 10% डेप्रिसिएशन पर एनम लगाते हैं। तो आपकी 1 लाख की मशीनरी की या फर्नीचर की वैल्यू पे 10% के रेट से कितना आएगा पर ईयर? 10,000 रुपये। तो पर हर साल आपको 10,000 रुपये ये माइनस करना होता है। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट भी सेम होता है आपका। एक बार हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर पर ईयर उसको हम माइनस करते रहते हैं। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और आपका क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये दोनों होते हैं सेम। मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीनरी आपने परचेज की, 10% के रेट से उस पर आप डेप्रिसिएशन पर एनम लगाते हैं, ठीक है। तो पहले ईयर का आएगा आपका 10,000 रुपये। अब आपके पास मशीनरी कितने की बची? 90,000 रुपये की। जब आप नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल क्लोजिंग के टाइम पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, देन यू विल चार्ज 90,000 एट द रेट कितना परसेंट से? 10% से। तो आपको बात समझ में आ गई, कितना आएगा आपका? 9,000 रुपीज़ आएगा। 10,000 रुपये, सॉरी 90,000 रुपये पे 10% आएगा आपका 9,000। सो क्लियर हो गया। अब ऐसी जब 9,000 रुपीज़ 90,000 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू बचेगी फिर उस पर 10%। तो ये होता है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सॉरी, आगे आपको इतना समझ में बढ़ते हैं तो आंसर तो पहले सुन लेते हैं। आंसर इसका होगा आंसर नंबर सी, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। इससे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं निकलता है, इससे हम प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन क्या होगा? जो आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी, मेरे ख्याल से जो पहला क्वेश्चन बताया था उसके बेस पे ये आपको क्लियर आंसर पता होगा। आंसर क्या है इसका? रिमेन्स द सेम। अभी मैंने बताया था कि 1 लाख की मशीनरी है, पर ईयर 10% का उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है डेप्रिसिएशन हमको। तो हमारी कितनी आ जाएगी वैल्यू? 10,000 रुपये। वही 10,000 रुपये हर साल हम माइनस करते रहेंगे जब तक कि हमारी एसेट्स की वैल्यू 0 ना हो जाए। एनी कन्फ्यूज़न? नहीं। तो आपका जो रिमेन्स क्या रहेगा? सेम। आपका जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें आपका जो उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो पर ईयर आपकी कम होती जाती है। पहले 10,000 थी, फिर 9,000 हुई, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जब तक कि वो वैल्यू 0 ना हो जाए। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा किसी को इसमें?
ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इज एट द चॉइस और इज मैनेजमेंट। डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज्ड only when there are profit. Depreciation is charged against profit. Depreciation is an appropriation of profit. तो आगे इसमें पढ़ लेते हैं, पहले हम अच्छे से ऑप्शंस हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर कौन सा होगा? आंसर नंबर सी, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? Present liability of a certain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation is termed as, क्या होगा? आपको जब जितने भी आप में से कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, आप जब भी बैलेंस शीट बनाते होंगे उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाते होंगे, उसमें आप देखते होंगे प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन, प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न ऑफ डेटर्स या बैड डेब्ट्स, ये सब बनाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? आंसर तो हालांकि मैंने बोल दिया अपने आंसर में, इतना प्रोविज़न करके। उसका मतलब क्या होता है? हमें अनसर्टेन अमाउंट के लिए हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं डेटर्स की बात ले लेती हूँ। मेरे 50,000 के डेटर्स थे। ठीक है, सब पैसा दे देंगे ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है, तो मैंने प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स बना लिया 5% का। ठीक है, 5% यानी 50,000 का 5% कितना आया? मेरा 2,500 रुपये। तो मैंने इतना प्रोविज़न बना के रखा कि हो सकता है 5% जो मेरे डेटर्स हों वो लैप्स कर जाए, ये वो पैसा ना दें, या कुछ भी हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो प्रेजेंट लायबिलिटी के लिए कोई सर्टेन अमाउंट बचा के रखते हैं। जैसे हमें टैक्स पे करना पड़ता है तो प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन बना लेते हैं हम। तो ऐसे असर्टेन लायबिलिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं? प्रोविज़न बना के रखते हैं। तो समझ में आ गया। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? पहले बता दूं लायबिलिटी क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ये अपनी प्रीवियस उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू कीप द अकाउंट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच? ऑप्शंस है डेटर सिस्टम, क्रेडिटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रेडिटर सिस्टम। क्यों? क्रेडिटर सिस्टम इज नॉट यूज टू कीपिंग डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट। अ हेड ऑफिस मोस्टली यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जो भी आपके मेथड है, कौन कौन से मेथड यूज़ करता है, यानी जितने भी आपके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं डिपेंडेंट ब्रांच के लिए, उनके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करेगा? डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम एंड होल सेल ब्रांच सिस्टम। ठीक है, तो दे विल नॉट कीप क्रेडिटर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट और इस बिलो कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनवॉइस प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो जो भी गुड्स आपका ब्रांच में भेजा जाता है वो इनवॉइस प्राइस पे होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। आगे बात समझ में? तो यानी कि जो भी आपका गुड्स कैन बी सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पे भेजेंगे तो देन यू विल ऐड प्रॉफिट, वट एवर योर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट यू विल ऐड दैट एंड यू विल सेल इट आउट। ठीक है, अगर इनवॉइस प्राइस में भेजेंगे देन इट ऑलरेडी इंक्लूडेड देयर प्रॉफिट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिम्स टू। जितने लोग भी हैं जिनको समझ में आ रहा है, दिमाग में कोई भी आंसर आ रहा है, प्लीज़ गेस करिएगा।
बात करते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट, एनुअल ऑडिट, डिटेल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? मोस्टली दे आर टेकिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ पर्टिकुलर, बैंक्स वगैरह का स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है। हम अगर बात कर रहे हैं कि इंडिया में बैलेंस शीट ऑडिट का सिनोनिम्स कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा एनुअल ऑडिट बोलते हैं। एनुअल ऑडिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि पर्टिकुलर होल फाइनेंशियल ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका एनुअल ऑडिट होता है, उसी पे एनुअल रिपोर्ट बनती है, उसी ऑडिट के बेस पे क्या बनती है? आपकी एनुअल रिपोर्ट बनती है। तो आप लोगों को ये आंसर याद हो गया होगा। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द कंट्रोल रिस्क, a detection risk, audit risk, detection risk, risk of material misstatement and detection risk, या inherent risk और detection risk। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन, तो आपको पता चला कि किस चीज का है? ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, बिकॉज द ऑडिट रिस्क मेड फॉर टू कंपोनेंट, या आपका मिस क्या हो जाएगा? दो कंपोनेंट से बनता है। पहला कंपोनेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दूसरा डिटेक्शन रिस्क। क्यों? Risk of material misstatement is defined as the risk that financial statement of material misstated prior to audit। आपके ऑडिट से पहले ही उसमें क्या आ गया? स्टेटमेंट, मटेरियल का जो स्टेटमेंट था वो ही मिसमैच हो गया। और ठीक है, एंड दिस कंसिस्ट टू कंपोनेंट, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ये कौन से दो कंपोनेंट इंक्लूड करता है? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑडिट रिलेटेड टू, ऑप्शन पे आते हैं आपका कंप्लायंसेस, बैलेंस एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लायंसेस आपके कंपनी से रिलेटेड होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका कंपनी फर्म से रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जो भी आपका होल स्टेटमेंट बनता है, ट्रेडिंग, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट, दिस इज कॉल्ड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट इज रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की, जैसे आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है, उसके बाद आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आती है, उसके बाद आपका ऑफिस कॉस्ट आता है, देन आपका टोटल कॉस्ट आता है, उस पर प्रॉफिट ऐड करके सेल करते हो। ठीक है, जब डायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? आपका डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, आपका जिसमें परचेज और जो भी रिटर्न हुआ है, ठीक है, कोई स्टॉक रिटर्न किया है, वो सारी चीज़ें आएंगी। एंड देन उस पर आप क्या ऐड करते हो? डायरेक्ट वेजेस वगैरह ऐड करके आपकी डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट आती है। ठीक है, उसके बाद आप उसमें फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करते हो। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में यानी फैक्ट्री में लगे हुए जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे फैक्ट्री में पानी यूज़ हो रहा हो, फैक्ट्री में लेबर यूज़ हो रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही हो, दीज ऑल कॉस्ट कम्स इन अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आएगी। देन उसके बाद आपका क्या आता है? ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं? अब फैक्ट्री तक माल बना, उसके बाद माल बाहर आएगा, पैकेजिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ जाएंगे, जिसमें आपके सेल्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, ठीक है, ऑफिस में गोडाउन का खर्चा, ये सब इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आप उसमें प्रॉफिट टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो, देन यू विल गेट योर एक्चुअल प्राइस या फाइनल कॉस्ट। तो किस चीज़ का हमें ऑडिट करना पड़ेगा इसके बेस पे? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। तो कॉस्ट ऑडिट किससे रिलेटेड है? हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट से रिलेटेड है। समझ में आ गया आपको?
नेक्स्ट पे आते हैं, एन ऑडिटर ऑब्टेन्स नॉलेज अबाउट अ न्यू क्लाइंट्स बिजनेस एंड इट्स इंडस्ट्री टू make constructive suggestion concerning improvements to the client's internal control system, evaluate the appropriateness of audit obtained, understand the events and transactions that may have an effect on client financial statement and all of the options. So an auditor obtains knowledge about the new client's business and industry too. अगर कोई नया बिजनेस है तो उसके बारे में क्या जानना चाहेंगे, क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या ऑडिट ऑब्टेन कर रहा था ऑडिटर अभी इससे पहले। जाहिर सी बात है जब नया बिजनेस की बात हो रही है तो बाकी पॉइंट्स का तो मतलब ही नहीं बनता है। हम आते हैं पॉइंट नंबर सीधे सी पे, अंडरस्टैंड द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन। जो भी इवेंट्स मीन्स जितने भी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट है। दे विल मेजर इट, दे विल इवेल्युएट इट एंड देन दे विल गिव द रिपोर्ट फॉर इट। इट मे बी इन फेवर, इट मे बी इन अगेंस्ट, इट डिपेंड्स ऑन ऑल। ऑडिट एक ऐसी चीज होती है जो डिपेंड करती है आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन पे। इफ आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ द ऑडिट, व्हेन आई गो इन अ एनजीओ ऑडिट, एनजीओ ऑडिट में जहाँ चैरिटी पे बेस काम होता है, तो जब वहाँ पे मैं गई तो दे हैव अ वाउचर्स, ठीक है, जो वाउचर जैसे हम बनाते हैं, आप अगर आप देखा जाए जर्नल लेजर जो भी बनता है उसमें हम वाउचर्स ऐड करते हैं, तो वाउचर जो बने उस वाउचर में सपोर्टिंग्स कितने थे, इफ़ द सपोर्टिंग इज मिसिंग तो उसका हमें डिटेल चाहिए होता था, ठीक है। अगर ऑफिस के लिए उस एनजीओ के लिए पर्टिकुलर कोई गाड़ी यूज़ हुई है, ठीक है, कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी किस किस पर्पस के लिए यूज़ हुई है, गाड़ी की मीटर रेटिंग का भी चार्ट बनता है। तो समझ लीजिए कि ऑडिट के बेस पे हमें कितनी सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो आप इसको रट्टाफिकेशन की तरह ना पढ़ के या समझ के ऐसे नहीं, आप खुद समझो कि आप अगर किसी चीज़ का ऑडिट करने जा रहे हो, यानी आप उसकी जांच पड़ताल, अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए जांच पड़ताल करने जा रहे हो, देन विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू विल चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लिस्टेड दैट। तो जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, आपको चेक करना है कि सबसे पहली बात है कोई क्लाइंट का नया काम शुरू हो रहा है, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसकी चेकलिस्ट चेक करनी होगी कि विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दे आर मेंटेनिंग, विच टाइप ऑफ थिंग्स दे आर यूजिंग इन देयर प्रोडक्शन, इन योर वर्क एरिया, इन देयर ऑफिस, देन वी हैव टू गिव द रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। So guys, this is our lecture number 3. I hope I am helping you, not too much, but मेरे जितने भी ये questions हैं most probably I am trying to cover the concept, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपके सारे questions को cover कर लूँ। अभी number of questions मैं increase कर दूँगी वीडियो में। So thank you so much। और अगर आप सबको मेरा चैनल का नाम अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितने लोगों को कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अपनी आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आई एम हेल्पिंग यू सो ट्रू अचीवर्स, एंड यू आर अचीवर्स ऑफ योर गोल्स। सो बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स।